1757 से 1857, सिर्फ 100 साल। इतने कम टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इंडिया की सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर कैसे बन गई? ये एक्सपेंशन इतना तेज और प्लान्ड कैसे था? ये सवाल तो आता ही है दिमाग में। बिल्कुल। और देखिए, इसका जवाब कोई सिंपल मिलिट्री जीत में नहीं है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, स्ट्रैटेजिक थी, कैलकुलेटेड थी और कई बार अपॉर्चुनिस्टिक भी। अच्छा, मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मिलिट्री एक्शन तो था ही, पर साथ में पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सब कुछ शामिल था। तो आज हम इसी 100 साल की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस डिस्कशन में? एक ओवरव्यू मिल सकता है? हाँ, जरूर। हम शुरू करेंगे बंगाल से, बैटल ऑफ प्लासे, बक्सर, जहां से इस पावर की नींव रखी गई। ओके। फिर आएंगे मराठास पर, उस वक्त की सबसे बड़ी इंडियन पावर। 3 आंग्लो मराठा वॉर्स, कैसे उन्होंने जीती या जीती नहीं, पर मराठोस को कमजोर किया। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल। फिर लॉर्ड वेल्सली का सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिना लड़ाई के इन्फ्लुएंस बढ़ाना। राइट। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंशन, सिंध का एनेक्सेशन, पंजाब का। फिर डलहौजी की वो कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और आखिरी में औध का एनेक्सेशन, जिसने 1857 के रिवोल्ट में कह सकते हैं आग में घी का काम किया। वाह, काफी कुछ है। तो शुरू करते हैं बंगाल से। प्लासी 1757, इसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। पर क्या ये सच में सिर्फ एक मिलिट्री जीत थी? देखिए, प्लासी मिलिट्री जीत से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ उनके ही दरबार में साजिश की। अच्छा, कैसे? मिर जाफर नवाब का कमांडर था, उसकी अपनी एम्बिशंस थीं। क्लाइव ने बस उन एम्बिशंस का फायदा उठाया, तो बैटलफील्ड पर जो हुआ वो तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। मतलब असली खेल पर्दे के पीछे था। बिल्कुल। और इसने एक तरह का टेम्पलेट सेट कर दिया ब्रिटिश के लिए कि इंटरनल राइवलरीज को एक्सप्लॉइट करना कितना इफेक्टिव हो सकता है। और फिर बक्सर हुआ 1764 में। इसने क्या बदला? हाँ, बक्सर अलग था। ये एक प्रॉपर मिलिट्री विक्ट्री थी ब्रिटिश के लिए। इसमें उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब मीर कासिम को नहीं हराया। और कौन था? उनके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्प्रेस शाह आलम टूबी भी थे। उनकी कंबाइंड फोर्सेस को हराया। ओह, तो ये तो काफी बड़ी जीत हुई। बहुत बड़ी। और इसके बाद हुई 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक। एग्जैक्टली, रेवेन्यू कलेक्शन। और यही से ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की असल शुरुआत हुई इंडिया में। तो दीवानी राइट्स मिलने के बाद बंगाल उनके एक्सपेंशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट बेस क्यों बन गया? कई रीजंस थे। एक तो बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे प्रॉस्पेरस प्रोविंस था, बहुत पैसा था वहां। हाँ, सुना है। तो वहां से जो रेवेन्यू मिलता था, उससे वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंसेस, अपना ट्रेड, सब फाइनेंस करते थे। दूसरा, दीवानी ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया। और तीसरा, बंगाल एक सिक्योर मिलिट्री बेस बन गया, जहां से वो आगे की प्लानिंग कर सकते थे। हाँ, वहां से बैठकर वो इंडिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपेंशन प्लान कर सकते थे। बंगाल का पैसा और पावर उनके ऑल इंडिया एम्बिशंस का इंजन बन गया बेसिकली। अच्छा, बंगाल पर कंट्रोल के बाद उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन था? मराठास, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। लेट 18th सेंचुरी में मराठा कॉन्फेडरेसी ही थी जो एक फॉर्मिडेबल पावर थी इंडिया में। उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ से साउथ तक था। तो ब्रिटिश के लिए उन्हें हराना जरूरी था। बहुत जरूरी। अगर इंडिया में सुप्रीम पावर बनना था तो मराठास को साइड करना ही पड़ता। लेकिन ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी। इसलिए 3 लंबी और डिसाइसिव वॉर्स हुई उनके बीच। पहली एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक। इसमें क्या हुआ था? इस वॉर में ब्रिटिश को शुरू में एक्चुअली सेटबैक्स भी मिले, जैसे बैटल ऑफ वाडगांव में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अच्छा, तो मराठा स्ट्रांग थे। हाँ, इससे साबित हुआ कि मराठास अभी भी मिलिट्री माइट रखते थे। लेकिन वॉर का एंड हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 में। एक तरह का स्टेलमेट था ये। तो किसी की जीत नहीं हुई। कोशिश की, खासकर फ्रेंच से। और फिर आई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805। इसमें तो लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस भी आ गया था ना? हाँ, बिल्कुल। इस वक्त तक लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे और उनकी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जोरों पर थी। पेशवा बालाजीराव ने कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की 1802 में। और सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। हाँ,
इससे मराठा सरदार जैसे सिंधिया, भोंसले, होलकर वो नाराज हो गए। कॉन्फेडरेसी में फूट पड़ गई। ब्रिटिश ने इसी फ्रैगमेंटेशन का पूरा फायदा उठाया। तो इस वॉर में की मोमेंट्स क्या थे? ब्रिटिश कैसे जीते? आर्थर वेल्सले, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, उन्होंने साउथ में बैटल ऑफ असय और आरगांव में मराठा फोर्सेस को हराया, और नॉर्थ में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। तो मराठास को काफी नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। वॉर के एंड तक उन्हें इंपॉर्टेंट टेरिटरीज देनी पड़ी। मेजर मराठा स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। उनकी मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा झटका लगा। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18, इसने तो शायद सब कुछ खत्म कर दिया मराठास के लिए। एग्जैक्टली, ये फाइनल ब्लो था। पेशवा बाजीराव टू ने ब्रिटिश कंट्रोल से निकलने की एक आखिरी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। बैटल्स लाइक कीरकी, कोरेगांव, इनमें मराठास की हार हुई। फिर पेशवा का क्या हुआ? पेशवा के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया, उन्हें पेंशन देकर बिथुर भेज दिया गया, और उनका जो टेरिटरी था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दिया गया। बाकी मराठा स्टेट्स भी पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। तो 1818 तक इंडिया की सबसे बड़ी पावर खत्म। इफेक्टिवली हाँ, मराठा चैलेंज खत्म हो गया था। अब कोई ऐसी बड़ी इंडियन पावर नहीं बची थी जो उन्हें सीरियसली चैलेंज कर सके। इन तीनों वॉर्स का रिजल्ट तो यही हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में सुप्रीम पावर बन गए। हाँ, मराठास का डाउनफॉल ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए डिसाइसिव था। आपने सब्सिडरी अलायंस का जिक्र किया काफी बार। लॉर्ड वेल्सली ने इसको पॉपुलराइज किया था। ये सिस्टम था क्या एग्जैक्टली? और इतना इफेक्टिव कैसे हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे बिना डायरेक्ट लड़ाई के एक्सपेंशन का तरीका था ये। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये वेल्सली की फॉरवर्ड पॉलिसी का एक की इंस्ट्रूमेंट था। इस सिस्टम में क्या होता था कि इंडियन रूलर को अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश ट्रूप्स रखनी पड़ती थी। ब्रिटिश ट्रूप्स क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। सपोजिडली ब्रिटिश उन्हें एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल रिबेलियन से बचाने का प्रॉमिस करते थे। लेकिन इन ट्रूप्स का मेंटेनेंस वो रूलर को देना पड़ता था। हाँ, खर्चा रूलर को उठाना पड़ता था, और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे अपनी टेरिटरी का हिस्सा ब्रिटिश को देना पड़ता था। डेट ट्रैप जैसा। इसमें कैच तो लग रहा है और कुछ। सबसे बड़ा कैच ये था कि रूलर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकता था। बिना ब्रिटिश परमिशन के किसी दूसरे स्टेट से बात नहीं कर सकता था, और स्टेट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठ जाता था। रेजिडेंट? वो क्या करता था? वो स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता था। इफेक्टिवली स्टेट अपनी सॉवरेनिटी खो देता था, भले ही रूलर नाम का गद्दी पर बैठा रहे। तो ये तो एक तरह से एनेक्सेशन बाय स्टेल्थ हुआ, चुपके से कब्जा करना। बिल्कुल। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट से कम खर्चीला भी था और कम रिस्की भी, और कई स्टेट्स इसमें फंसे। जैसे कौन कौन से स्टेट्स? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में एक्सेप्ट किया। फिर टीपू सुल्तान की हार के बाद मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, और मराठास में भी। हाँ, पेशवा ने 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन से किया, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद सिंधिया और भोंसले ने भी। इस सिस्टम ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को बहुत तेजी से बढ़ाया। समझ गए। तो मराठास के डाउनफॉल यानी 1818 के बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन का अगला फेज शुरू हुआ। इसमें क्या फोकस था? 1818 के बाद फोकस था टेरिटोरियल कंसोलिडेशन पर। जो बचे हुए इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनको कंट्रोल में लाना। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट और फिर बाद में लॉर्ड डलहौजी, इनके अंडर ये प्रोसेस चली। तो अब वो सिर्फ डोमिनेंट नहीं, पैरामाउंट पावर बनना चाहते थे। एग्जैक्टली। अब वो पैरामाउंसी क्लेम कर रहे थे। इसके लिए डिप्लोमेसी, वॉर, एनेक्सेशन, जो भी टूल जरूरी लगा उन्होंने यूज किया। इसी फेज में सिंध का एनेक्सेशन हुआ 1843 में। ये क्यों हुआ? सिंध की क्या इंपॉर्टेंस थी? सिंध पर कब्जा करने के पीछे स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल दोनों रीजंस थे। ब्रिटिश को रशिया के एक्सपेंशन का डर था सेंट्रल एशिया में। अच्छा, द ग्रेट गेम। हाँ, वही। तो वो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस चाहते थे, और सिंध उसके लिए इंपॉर्टेंट रूट था। प्लस इंडस रिवर ट्रेड के लिए पोटेंशियल था। तो कैसे किया एनेक्सेशन? सर चार्ल्स नेपियर ने अमीर्स ऑफ सिंध को बैटल ऑफ मियानी में हराकर 1843 में सिंध को एनेक्स कर लिया। ये एनेक्सेशन वैसे काफी कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल क्यों? खुद ब्रिटिश सर्कल्स में इसकी मोरालिटी पर सवाल उठे थे। नेपियर ने खुद एक फेमस कोट में कहा था, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, येट वी शैल डू सो, एंड अ वेरी एडवांटेजेस, यूजफुल, ह्यूमेन पीस ऑफ रास्कैलिटी इट विल बी। ओह, तो उन्हें पता था ये गलत है। खैर, सिंध के बाद उनकी नजर नॉर्थ वेस्ट में पंजाब पर पड़ी। महाराजा रंजीत सिंह का पावरफुल किंगडम। हाँ,
जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे 1839 तक, उन्होंने ब्रिटिश को सतलज रिवर के पार रोक के रखा था। उनका सिख एम्पायर काफी वेल ऑर्गेनाइज था, आर्मी मॉडर्न थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। सक्सेशन के लिए झगड़े शुरू हो गए। लाहौर दरबार में इंट्रीग, साजिशें होने लगी और खालसा आर्मी, जो उनकी मिलिट्री थी, वो भी बहुत पावरफुल और काफी हद तक अनकंट्रोलेबल हो गई थी। तो ब्रिटिश ने इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 1846 कैसे शुरू हुई? ब्रिटिश बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे थे। इससे सिख कोर्ट में सस्पिशन पैदा हुआ। फिर कुछ इंटरनल प्रेशर में और कुछ एम्बिशियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस में खालसा आर्मी ने दिसंबर 1845 में सतलज रिवर क्रॉस कर दी। और ब्रिटिश को बहाना मिल गया। हाँ, उन्हें यही बहाना चाहिए था। इसके बाद मुड़की, फिरोजा शाह, अलीवाल जैसे बैटल्स हुई। काफी फियर्स बैटल्स थी हैं। सिख्स ने बहुत बहादुरी से लड़ा। लेकिन डिसाइसिव बैटल सुब्राउन थी फरवरी 1846 में। वहां क्या हुआ था स्पेसिफिकली? सुब्राउन में ब्रिटिश ने अपनी सुपीरियर स्ट्रैटेजी और खासकर आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। सिख सोल्जर्स तो जबरदस्त लड़े, लेकिन लीडरशिप लेवल पर बिट्रेयल के भी एलिगेशंस हैं। अच्छा। और वो ब्रिज वाली बात? हाँ, रिट्रीट करते वक्त सुतलज पर जो पॉन्टून ब्रिज था, वो या तो टूट गया या कुछ कहते हैं डिलिबरेटली तोड़ा गया। हजारों सिख सोल्जर्स नदी में फंस गए और मारे गए। ये एक क्रशिंग डिफीट थी सिख्स के लिए। बहुत बुरा हुआ। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में। इसके टर्म्स क्या थे? सिख्स को जालंधर दुआब देना पड़ा, सुतलज और ब्यास के बीच का इलाका। एक भारी इंडेमनिटी, मतलब फाइन पे करना पड़ा, आर्मी साइज कम करना पड़ा और लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा। रेजिडेंट मतलब हुई सब्सिडरी अलायंस जैसा कंट्रोल? हाँ, इफेक्टिवली स्टेट पर ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। कश्मीर भी उन्हें ब्रिटिश को देना पड़ा, जिन्होंने फिर उसे गुलाब सिंह को बेच दिया। तो पंजाब एक तरह से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 2 साल बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-1849 हो गई। हाँ, इसके पीछे रिजेंटमेंट तो था ही पहली हार का। फिर लोकल अपराइजिंग्स हुई, जैसे मुल्तान में, और ब्रिटिश भी अपना कंट्रोल और बढ़ाना चाह रहे थे। बैटल्स हुई जैसे चिलियन वाला, जहां ब्रिटिश को काफी नुकसान हुआ। लेकिन एंड में हुई बैटल ऑफ गुजरात फरवरी 1849 में। इसे बैटल ऑफ द गन्स भी कहते हैं। इसमें ब्रिटिश आर्टिलरी ने डिसाइसिव रोल प्ले किया। सिख आर्मी की कंप्लीट हार हुई। और इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये कि लॉर्ड डालहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को पूरी तरह अनेक्स कर लिया। सिख एम्पायर का अंत हो गया। इसके साथ ही ब्रिटिश का कंट्रोल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक कोने से दूसरे कोने तक, बंगाल से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक कायम हो गया। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स तो हो गई, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक और टूल यूज किया एक्सपेंशन के लिए, जो काफी कंट्रोवर्शियल था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लीगल इंपीरियलिज्म कैसे काम करता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके मुताबिक अगर कोई इंडियन रूलर जो ब्रिटिश के अंडर है या उनका सबॉर्डिनेट एलाय है, उसकी डेथ हो जाती है बिना नेचुरल मेल एयर के, मतलब बिना बेटे के? हाँ, बिना बायोलॉजिकल सन के, तो उसका स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश इंडिया में लैप्स कर जाएगा, मतलब एनेक्स हो जाएगा। अडॉप्टेड सन का क्या? इंडिया में तो अडॉप्शन कॉमन था सक्सेशन के लिए। यही तो प्रॉब्लम थी। पॉलिसी कहती थी कि अडॉप्टेड सन को सक्सेशन का राइट तभी मिलेगा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करे, और डिपेंडेंट स्टेट्स के केस में वो जनरली करते नहीं थे। लेकिन ये तो सीधा इंडियन ट्रेडिशन पर अटैक था। बिल्कुल, ये पॉलिसी एस्टैब्लिश इंडियन कस्टम्स के खिलाफ थी। रूलर्स ने इसे बस एनेक्सेशन का एक बहाना समझा और डलहौजी ने इस पॉलिसी को काफी अग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया। कौन कौन सी स्टेट्स इसके शिकार हुए? कई स्टेट्स, सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, भगट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ये सब अनेक्स किए गए। झांसी का केस तो बहुत फेमस है। रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन दामोदर राव को ब्रिटिश ने सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया। झांसी को 1853 में एनेक्स कर लिया गया। इसने रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया और वो 1857 के रिवोल्ट की एक आइकॉनिक फिगर बनी। इस पॉलिसी ने रूलिंग फैमिलीज में बहुत रिजेंटमेंट पैदा किया। समझ सकती हूँ। और फिर डलहौजी का आखिरी बड़ा एनेक्सेशन था अवध का 1856 में। इसके लिए क्या रीजन दिया गया? अवध तो ब्रिटिश का पुराना एलाय था ना? हाँ, अवध 1801 से ही सब्सिडियरी अलायंस में था और ब्रिटिश का काफी लॉयल एलाय रहा था। लेकिन अवध एक बहुत फर्टाइल और रिच टेरिटरी थी, स्ट्रेटेजिक भी थी।
तो पैसा और लोकेशन। हाँ, डलहौजी ने इसे एनेक्स करने के लिए मिस गवर्नेंस का बहाना इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने ये रिपोर्ट करवाया कि नवाब वाजिद अली शाह का एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लोग परेशान हैं, इसलिए ब्रिटिश इंटरवेंशन जरूरी है। गुड गवर्नेंस के नाम पर ये बहाना तो पहले भी यूज हुआ होगा। हाँ, ये कॉमन प्रीटेक्स्ट था जब भी उन्हें टेरिटरी चाहिए होती थी। नवाब वाजिद अली शाह, जो अपने कल्चरल परस्यूट्स, म्यूजिक, डांस के लिए जाने जाते थे, लखनवी कल्चर के पेट्रन। हाँ, उन्हें डिपोज करके कलकत्ता भेज दिया गया और पेंशन पर, और अवध को फरवरी 1856 में एनेक्स कर लिया गया। इस एनेक्सेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत अनपॉपुलर था यह एनेक्सेशन। इसने सिर्फ रूलिंग एलीट को ही नहीं, बल्कि तालुकदार्स जो लैंड ओनर्स थे, सोल्जर्स, क्योंकि अवध से बहुत सारे सोल्जर्स कंपनी के आर्मी में थे, और कॉमन पीपल को भी बहुत एलियनेट किया। उन्हें लगा कि उनकी लॉयल्टी का ये सिला मिला है। तो क्या अवध का एनेक्सेशन 1857 के रिवोल्ट के लिए एक मेजर ट्रिगर माना जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली। इसे 1857 के रिवोल्ट का एक बहुत बड़ा इमीडिएट कॉज माना जाता है। इसने लोगों के मन में ब्रिटिश इंटेंशंस को लेकर डर और गुस्सा भर दिया, और रिवोल्ट के टाइम अवध रेजिस्टेंस का एक मेजर सेंटर बना। बेगम हजरत महल ने वहां लीड किया। तो अगर हम इस पूरे 100 साल के एक्सपेंशन को देखें, 1757 से 1857 तक, तो क्या कुछ रिकरिंग पैटर्न्स या मैकेनिज्म्स दिखते हैं ब्रिटिश सक्सेस के पीछे? हाँ, कई पैटर्न्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, उन्होंने हमेशा इंडियन पावर्स के इंटरनल डिविजन्स और राइवलरीज का फायदा उठाया, चाहे वो बंगाल हो, मराठास हो या पंजाब। डिवाइड एंड रूल एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी। राइट। और दूसरा, उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी, खासकर डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और आर्टिलरी। ये एक फैक्टर था, पर हमेशा डिसाइसिव नहीं, जैसा हमने देखा। तीसरा, उन्होंने डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का बहुत स्मार्ट इस्तेमाल किया। ट्रीटीज, अलायंसेस जैसे सब्सिडरी अलायंस और रेजिडेंस के थ्रू कंट्रोल बढ़ाया। और एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल टूल्स का इस्तेमाल वो भी था ना? हाँ, चौथा पॉइंट वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल टूल्स जैसे डुअल गवर्नमेंट, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनको एक्सपेंशन को लेजिटिमाइज करने और सिस्टमैटिक बनाने के लिए यूज किया गया। और पैसा, इकोनॉमिक एंगल? पांचवा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बंगाल के रेवेन्यू से शुरू करके स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन डालकर टेरिटरी लेना, जैसे सब्सिडरी अलायंस में, ये भी एक मेथड था। और आखिरी, एक सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी डेवलप करना और इंडियन रूलर्स को इनएफिशिएंट या मिसगवर्निंग पोर्ट्रे करना, ताकि उनके इंटरवेंशन को जस्टिफिकेशन मिल सके। तो ये सब मिलाकर उन्होंने 100 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया इंडिया में। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाई गई? कीमत थी इंडियन सॉवरेनिटी का खत्मा, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का कोलैप्स, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप कई सेक्शंस के लिए, और सबसे बढ़कर एक गहरा गुस्सा और एलिनेशन, जिसने आखिरकार 1857 के ग्रेट रिबेलियन का रूप लिया। तो इस एक्सपेंशन ने ब्रिटिश राज की नींव तो रखी, लेकिन उसी नींव में विद्रोह के बीज भी बोए गए। बिल्कुल सही। ये एक्सपेंशन मिलिट्री जीत, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और लीगल जस्टिफिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। हर कदम, चाहे वो बंगाल में हो या अवध में, अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता गया। एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस थी मतलब। हाँ, जहां हर जीत या एनेक्सेशन ने ब्रिटिश को और रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस दिया आगे बढ़ने के लिए। 1857 तक उनका टेरिटोरियल कंट्रोल लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन उस कंट्रोल को मेंटेन करना एक अलग चैलेंज था, जैसा 1857 ने दिखाया। ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है। हम अक्सर ब्रिटिश स्ट्रैटेजीज और उनकी सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन क्या इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि उस वक्त की इंडियन पावर्स की अपनी कमजोरियां, उनकी आपसी दुश्मनी, उनका बदलते हुए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को ना समझ पाना, क्या ये भी उतना ही बड़ा फैक्टर था ब्रिटिश एक्सपेंशन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 18वीं सेंचुरी में इंडियन स्टेट्स ज्यादा यूनिफाइड होते या उन्होंने मिलकर ब्रिटिश थ्रेट को पहचाना होता और काउंटर किया होता, तो क्या ये 100 साल का इतिहास कुछ अलग हो सकता था? इस पर सोच विचार करना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हिस्ट्री सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं होती।